सभापति जी, हमारे देश में हर 10 साल पर होने वाली जनगणना 1881 में शुरू की गई थी। तमाम आपात हालात, युद्ध और दूसरे संकट आए, लेकिन ये काम जारी रहा। 1931 की जनगणना 26 फरवरी 1931 को शुरू होकर साल भर चली। उसी दौरान जातिगत जनगणना भी हुई थी। इस जनगणना के पहले महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जैसे अपने शरीर की पड़ताल के लिए हमें पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, उसी तरह जनगणना किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण होती है। जनगणना बहुत महत्व का काम होता है। इसमें काफी बड़ी तादाद में लोग लगते हैं। उनको पॉपुलेशन के आंकड़े, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली स्ट्रक्चर्स, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और कई की पैरामीटर्स की पड़ताल करनी होती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और 71-72 में भारत पाक युद्ध के बावजूद जनगणना हुई थी, लेकिन बहुत दुख की बात है कि इतिहास में पहली बार सरकार ने रिकॉर्ड देरी की है। आप चाहते हैं तो जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी संभव है, क्योंकि आप SC ST के डाटा कलेक्ट करते ही हैं, अन्य जातियों का भी कर सकते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना और जनगणना दोनों पर ये सरकार मौन है। दुनिया के 81% देशों ने इस बीच में कोरोना के बावजूद सक्सेसफुली जनगणना का काम पूरा कर लिया है। भारत में जनगणना कब होगी, साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा रहा है। इस साल बजट में केवल 575 करोड़ रुपए का आवंटन है। इससे लगता है कि सरकार जनगणना कराने से बचना चाहती है और जनगणना में देरी को दूरगामी परिणाम होते हैं। तमाम बुनियादी आंकड़ों की गैर मौजूदगी में ये तुगलकी नीति बनती जाती है और कंज्यूमर सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम सहित कई महत्वपूर्ण सर्वेक्षण और कल्याणकारी कार्यक्रम जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। लंबी देरी के कारण लाखों नागरिक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के पहुंच से बाहर हो चुके हैं। नीति निर्माताओं के पास आम फैसला लेने के लिए जरूरी और भरोसेमंद डाटा नहीं है। लेटेस्ट और सटीक जानकारी के बिना आप कोई नया काम ठीक से नहीं कर सकते। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि तत्काल जनगणना का काम शुरू हो और जाति जनगणना और जनगणना दोनों भी जल्दी कराना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं। राघव चड्ढा, नीड फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स इन द कंट्री। सर, हम भारत के लोग अदालत को न्याय का मंदिर कहते हैं। आम आदमी जब इस अदालत की चौखट पे जाता है तो उसे विश्वास होता है कि न्याय जरूर मिलेगा। जैसे ऊपर वाले के दरबार में देर है अंधेर नहीं, ऐसे ही ये माना जाता है कि समय भले लग जाए लेकिन अन्याय नहीं होगा। और समय समय पर जुडिशरी ने अपने इस भरोसे को, विश्वास को और मजबूत भी किया है। लेकिन हाल ही में घटी कुछ घटनाओं के चलते देश चिंतित है और फोकस जुडिशियल रिफॉर्म्स पर है। जैसे इस देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होए, पुलिस रिफॉर्म्स होए, एजुकेशन हेल्थ केयर में रिफॉर्म्स होए, वैसे ही जुडिशियल रिफॉर्म्स होने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे रिफॉर्म्स जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मजबूत करें और जुडिशियल करप्शन को समाप्त करें। इस विषय में दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहूंगा, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से लेकर रिटायरमेंट ऑफ जजेस तक। सर, जहां तक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात है, समय समय पर कोलिजियम सिस्टम की शॉर्टकमिंग्स यानी कि खामियां लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स, लीगल ल्यूमिनरीज के बयानों के माध्यम से सामने आई और शायद इसी के चलते एनजेएसी जैसे कानून को लाने की जरूरत भी पड़ी। लेकिन अब समय आ गया है कि कोलिजियम स्वयं ही अपने आप को रिफॉर्म करे, अपने आप को रीइन्वेंट करे, ताकि दो चीजें जिसको लेकर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और लैक ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी, जिन दो विषयों पर कोलिजियम सिस्टम
की को क्रिटिसाइज किया जाता है उसे दूर किया जाए और एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बने जिसमें सीनियरिटी पर, मेरिट पर और इंटेग्रिटी के आधार पर नियुक्ति हो। इस संदर्भ में एक सुझाव लाया हूं सर। आज से पहले एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट्स डेजिग्नेट करने के लिए एक बड़ा ही ओपेक सिस्टम चला करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद जो गाइडलाइंस लाई गई आज उसके तहत किसी भी व्यक्ति को अगर सीनियर एडवोकेट बनना है तो उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट पॉइंट बेस्ड प्रोसेस है जिसमें आपसे आवेदन पत्र लिया जाता है, उसके बाद आपकी नंबर ऑफ इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, प्रो बोनो मैटर्स कितने किए, कितने रिपोर्टेड जजमेंट है, उसके आधार पे आपको नंबर देकर, पॉइंट देकर आपकी नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार से एक ट्रांसपेरेंट पॉइंट बेस्ड, मेरिट बेस्ड सिस्टम अगर कोलिजियम सिस्टम लाए तो जजों की नियुक्ति में देश की जनता का और विश्वास बढ़ेगा। और दूसरा विषय है सर रिटायरमेंट ऑफ जजेस से संबंधी। इस देश में एक चलन चलता आया है कि रिटायरमेंट के बाद सरकारें जजेस को एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में नियुक्तियां देती हैं, जिसके चलते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन जुडिशरी और इन्फ्लुएंस ओवर प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स के कई सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब से संबंधी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाई जाएं। जैसे इस देश में आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साफ तौर पे कहता है कि सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिटायरमेंट के उपरांत, कार्यकाल की समाप्ति के बाद उन्हें किसी भी सरकारी पद पे कोई राज्य या केंद्र सरकार नियुक्त नहीं कर सकती। इसी प्रकार अगर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं तो कहीं ना कहीं 2 साल का कूलिंग ऑफ मैंडेटरी पीरियड जरूर लाना चाहिए कि जजों के रिटायरमेंट के बाद कम से कम 2 साल तक उन्हें किसी भी सरकारी पद पर ना कोई राज्य सरकार ना केंद्र सरकार नियुक्त करे। यदि ऐसा होता है सर तो यह भारत के न्यायिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। हम देश के लोग अदालत को मंदिर मानते हैं और जजों को न्याय की मूर्ति मानते हैं। ये सारे जुडिशियल रिफॉर्म्स अगर होते हैं तो देश माननीय श्री मनोज कुमार झा जी, कंसर्न ओवर अलार्मिंग राइज इन हेट क्राइम्स एंड नीड टू स्ट्रेंथन लॉ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स। शुक्रिया सर। मूलतः औपचारिकता में नहीं कह रहा हूं, लेकिन कई महीनों से इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन के समक्ष सदन की राय अपने माध्यम से रखना चाहता था। मान्यवर, आज आने से पूर्व मैंने एक किताब भी साथ में ली, मोबिलाइजिंग हेट, द स्टोरी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। सर, ये चिंता का विषय है कि घृणा आधारित भाषण और नफरत आधारित कृत्य के कारण छोटे रसूखदार बड़े रसूखदार में तब्दील होते जा रहे हैं, छोटे ओहदेदार बड़े ओहदेदार में तब्दील होते जा रहे हैं और चारों तरफ माहौल ऐसा हो गया है कि नफरत को नेचुरलाइज कर दिया गया है। महोदय, जितने रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, हमारे यहां रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म इनएडिक्वेट है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, जितनी तरह के कमीशन है, मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि घृणा आधारित ये जो कृत्य हो रहे हैं, जो भाषण हो रहे हैं, उसकी वजह से सर ये बात एस्टैब्लिश एंटोनियो गुतरेस ने भी कहा था, सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के, कि गैस चेंबर यूं ही नहीं बन गया था, उसके पीछे घृणा की एक परंपरा थी। और वही हमने बोस्निया में देखा, वही हमने कंबोडिया में देखा, वही हमने रुआंडा में देखा। मैं अपने देश को उस फहरिस्त में शामिल होते नहीं देखना चाहता, मेरे कोई साथी नहीं देखना चाहते। सर, जब पर्व त्योहार आजकल आते हैं ना, तो कपड़े नए, मिठाइयां नहीं, मन में रहता है किसी तरह पर्व त्योहार बीत जाए, सुख शुभ करके बीत जाए, कोई हादसा ना हो। ये हमने अपनी हकीकत बना ली है। ट्रेजेडी कॉमेडी में तब्दील हो जाती है और इतिहास के बासी पन्नों में घुस करके हम झगड़े कर रहे हैं। एक सिनेमा आता है और उस पर बाड़ों में बढ़ जाते हैं। सर, बस आखिरी टिप्पणी ये करूंगा, कुर्बतें होते हुए भी, माननीय सभापति महोदय, कुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद हैं। कितनी आजादी से हम अपनी हदों में कैद हैं, ये हद तोड़ने की जरूरत है। जय हिंद सर, शुक्रिया इस मौके के लिए।